देखिए, चुनाव सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये तो जनता और सरकार के बीच की एक बातचीत है। और अगर हमें इस बातचीत को, इसके मतलब को समझना है, तो हमें सिस्टम को समझना होगा। तो आज हम यही करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की बसना विधानसभा सीट के डेटा को लेंगे और इसी सिस्टम की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। कोशिश करेंगे ये समझने की कि आखिर जमीन पर लोग चाहते क्या हैं और चुनाव के नतीजे वो उनकी इस चाहत को कैसे दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बसना की जमीन को, वहां के माहौल को समझते हैं। ये छत्तीसगढ़ का वो इलाका है जहां जिंदगी की धुरी खेती किसानी है। यहाँ की मिट्टी किसानों के पसीने की गंध को पहचानती है। यहाँ के जंगलों में आदिवासी समुदायों की न जाने कितनी पीढ़ियों की कहानियां बसी हैं। और हाँ, यहाँ के नौजवानों की आंखों में एक बेहतर कल के सपने भी हैं। तो यहाँ राजनीति कोई हवाई बात नहीं है, ये तो रोज की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। और जब हम जमीन पर उतरते हैं तो असली मुद्दे क्या हैं? वो मुद्दे जो लोगों को हर दिन, हर पल महसूस होते हैं, जिनके आधार पर ही किसी सरकार का रिपोर्ट कार्ड बनता है। सवाल सीधे हैं। क्या किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिलेगा? क्या नौजवानों को काम मिलेगा? गांव की सड़कें बनेंगी? खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचेगा? क्या बच्चों के लिए अच्छे स्कूल और बीमारों के लिए अस्पताल होंगे? और एक बहुत जरूरी सवाल, क्या आदिवासी भाई बहनों को उनके जमीन और जंगल के हक मिलेंगे? बस यही वो सवाल हैं जो बसना की राजनीति की दिशा तय कर देते हैं। और एक बात साफ है, बसना के लोग अपनी बात रखना जानते हैं। यहाँ का वोटर टर्नआउट यानी वोट डालने वालों की संख्या लगातार 80% से ऊपर रहती है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, नहीं, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि यहाँ का वोटर सोया हुआ नहीं है, वो जागा हुआ है। वो अपनी जिम्मेदारी समझता है और अपने नेताओं से जवाब भी मांगता है। ये एक ऐसी आवाज है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो ठीक है, अब इस पूरी बातचीत को आंकड़ों की जुबान में समझते हैं। हाल के चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो सिर्फ किसी की हार या जीत नहीं बताते, वो वोटर के मन की बात कहते हैं। और जब हम इन नंबरों को गौर से देखते हैं ना, तो हमें 3 बहुत ही साफ इशारे मिलते हैं। 3 ऐसे संकेत जो बसना की पूरी राजनीतिक तस्वीर को आईने की तरह साफ कर देते हैं। पहला और सबसे बड़ा संकेत, बसना एक क्लासिक स्विंग सीट है। इसका मतलब, यहाँ सत्ता किसी एक पार्टी की बपौती नहीं है। यहाँ के वोटर्स पार्टियों को मौका भी देते हैं और वक्त आने पर सबक भी सिखाते हैं। हर 5 साल में सत्ता का बदलना ये बताता है कि वोटर अपने नेताओं को जिम्मेदार मानता है। यहाँ जीत परमानेंट नहीं है, उसे हर चुनाव में कमाना पड़ता है। दूसरा संकेत हमें 2023 के नतीजों में बिल्कुल साफ साफ दिखता है। भारतीय जनता पार्टी को मिले लगभग 58% वोट और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को करीब 38%। ये जो लगभग 19.5% का अंतर है ना, ये बहुत बड़ा और निर्णायक है। ये आंकड़ा दिखाता है कि लोगों का भरोसा एक पार्टी से हटकर दूसरी पार्टी पर कितनी मजबूती से गया। ये कोई छोटी मोटी लहर नहीं थी, ये एक बड़ा फैसला था। और तीसरा संकेत, जो शायद सबसे जरूरी है, वो छिपा है विपक्षी वोटों के गणित में। जरा 2018 को याद कीजिए। एक मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार ने तब की सरकार के खिलाफ पड़ने वाले वोटों को बांट दिया। नतीजा, कांग्रेस को सीधा फायदा मिला और वो जीत गई। अब आइए 2023 में। इस बार सरकार के खिलाफ वोट एक मुश्त पड़े, बटे नहीं, और नतीजा बीजेपी की एक तरफा जीत। मतलब साफ है, बसना में हार जीत इस बात पर बहुत हद तक निर्भर करती है कि सत्ता के खिलाफ वोट एक साथ है या बिखरा हुआ। और यहीं पर हमें अपने संविधान की मूल भावना को याद रखना चाहिए। एक सेहतमंद लोकतंत्र की बुनियाद होती है जिम्मेदार और तथ्यों पर आधारित बातचीत। राजनीतिक भाषण का मकसद सिर्फ वोट लेना नहीं होता, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी होता है कि हर एक इंसान की गरिमा बनी रहे। जब बातचीत में जिम्मेदारी होती है, तभी तो आम नागरिक सही और गलत का फैसला कर पाता है। चलिए अब चेहरों से आगे बढ़ते हैं और उस सिस्टम को देखते हैं जिसने इन नतीजों को शक्ल दी। देखिए, हार या जीत अक्सर सिर्फ उम्मीदवार पर निर्भर नहीं करती। इसके पीछे एक पूरी मशीनरी, एक पूरा का पूरा तंत्र काम करता है। आइए इस बड़े बदलाव के पीछे जो सिस्टमैटिक कारण हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। जब हम दोनों बड़े कैंपेन्स की तुलना करते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। जीतने वाले कैंपेन के पास क्या था? बेहतर पैसा, जमीन पर एक मजबूत कैडर और राष्ट्रवाद के साथ विकास की एक दमदार कहानी।
वहीं दूसरी तरफ हारने वाले कैंपेन की जड़ें तो स्थानीय थीं, लेकिन उनका संगठन कमजोर था और खास तौर से नौजवानों से डिजिटल तरीके से जुड़ने में वो बहुत पीछे रह गए। ये दिखाता है कि चुनाव में कई बार उम्मीदवार की जमीन से ज्यादा ताकतवर उसका संगठन और उसकी कहानी होती है। हम इस चुनाव को दो तरह के किरदारों या कह लें आर्केटाइप्स के बीच की टक्कर की तरह भी देख सकते हैं। एक तरफ गांव के बुजुर्ग का किरदार था जिसकी समाज में गहरी पैठ थी, लेकिन उस पर एक ठहराव की स्टेटस क्वो की छवि भी थी। और दूसरी तरफ प्रभावी पदधारी का किरदार था जिसे एक बड़े असरदार गवर्नेंस सिस्टम के एक हिस्से के तौर पर पेश किया गया। आखिर में ये लड़ाई स्थानीय अपनेपन और परफॉर्मेंस की उम्मीद के बीच की लड़ाई बन गई। ये जो 2023 का नतीजा है ये अचानक नहीं हुआ है। अगर हम पिछले 20 साल का इतिहास उठाकर देखें तो हमें एक पैटर्न नजर आता है, बदलाव का एक चक्र। ये पैटर्न हमें बताता है कि बसना के वोटर की वफादारी किसी के नाम नहीं लिखी है, वो शर्तों पर टिकी है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 2003 में बीजेपी जीती, 2008 में कांग्रेस, 2013 में फिर बीजेपी, 2018 में वापस कांग्रेस और अब 2023 में एक बार फिर बीजेपी। ये एक पेंडुलम की तरह है जो हर 5 साल में इधर से उधर घूमता है। ये सत्ता के आने और जाने का एक बिल्कुल साफ चक्र है। और जब हम जीत के मार्जिन को देखते हैं तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। 2023 में जीत का अंतर 36,000 वोटों से भी ज्यादा का था। ये पिछले 2 दशकों में सबसे बड़ा अंतर है। ये सारे आंकड़े मिलकर एक ही बात साबित करते हैं, यहां वोटर की वफादारी काम और दिए गए विकल्पों पर टिकी है। कोई भी जीत यहां आखिरी नहीं है। तो इस सारे विश्लेषण के बाद सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाए जो सिर्फ चुनाव न जीते बल्कि सच में असलियत में लोगों की सेवा करे। चलिए अब हम अतीत के विश्लेषण से आगे बढ़ते हैं और भविष्य के लिए एक मुमकिन ब्लूप्रिंट पर बात करते हैं। देखिए, एक जन केंद्रित पीपल सेंट्रिक राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए एक तरीके की, एक प्रोसेस की जरूरत होती है। हम इसे 4 पिलर्स के फ्रेमवर्क से समझ सकते हैं। पहला, चुनावी रणनीति। दूसरा, संगठन की ताकत। तीसरा, नैरेटिव, यानी वो कहानी जो लोगों तक पहुंचती है। और चौथा, संसाधन। ये चारों जब मिलते हैं तभी एक मजबूत इमारत खड़ी होती है। इन चारों में से भी अगर मैं कहूं तो नैरेटिव का पिलर बहुत अहम है। कहानी सिर्फ दिल्ली या रायपुर की नहीं हो सकती, उसे हाइपर लोकल होना होगा। फसल की, नौकरी की, सड़क की। कहानी को ग्रामीण विकास पर फोकस करना होगा, ऐसा विकास जिसमें कोई पीछे न छूटे। नेता की छवि को आपका समाज सेवी की तरह बनाना होगा, जो मालिक नहीं सेवक है। और आज के जमाने में तो झूठ और अफवाहों से लड़ने के लिए एक ऐसी टीम बहुत जरूरी है जो फौरन तथ्यों के साथ जवाब दे सके। लेकिन ये जो पूरा रणनीतिक ब्लूप्रिंट है ये सिर्फ कागज पर नहीं रह सकता। इसका सीधा जुड़ाव पॉलिसी से होना चाहिए। एक राजनीतिक सिस्टम को एक पुल की तरह काम करना चाहिए जो जनता की शिकायतों को असली पॉलिसी सॉल्यूशन से जोड़े। अगर किसान परेशान है, अगर नौजवान बेरोजगार है, तो सिस्टम का काम है इन दिक्कतों को ठोस सरकारी योजनाओं में बदलना। और नीतियां बनाते वक्त समाज के हर तबके की जरूरतों का ध्यान रखना होता है। बस ना कि ये आंकड़े हमें बताते हैं कि यहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों की अच्छी खासी आबादी है, खासकर देहाती इलाकों में। तो नीतियां ऐसी बने जो इन सभी की खास जरूरतों को समझें और सबका साथ लेकर विकास को सुनिश्चित करें। और इस पूरी प्रक्रिया में विश्वास का एक और पिलर है, लोगों के डेटा का, उनकी जानकारी का सम्मान। भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून साफ कहता है कि किसी भी नागरिक की जानकारी का इस्तेमाल एक तय मकसद के लिए और उनकी साफ सहमति से ही होना चाहिए। ये सिर्फ कोई कानून की बात नहीं है, ये हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान है। जब लोगों के डेटा को इज्जत से इस्तेमाल किया जाता है तभी सरकार और जनता के बीच भरोसा मजबूत होता है। तो आखिर में हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि डेटा से शुरू हुआ ये सफर विश्वास पर आकर पूरा होता है। किसी भी पार्टी या नेता के लिए असली काम तो वोटों की गिनती के बाद ही शुरू होता है। असली काम है गवर्नेंस। तो आगे का रास्ता क्या है? एक ऐसा सिस्टम बनाना जो लगातार लोगों की सुने, जो जानकारी का इस्तेमाल उन्हें बहकाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें समझने के लिए करे। आज का वोटर बहुत समझदार है, वो चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, उसकी मुश्किलों को समझा जाए, और जो कोई भी उसकी इन बुनियादी जरूरतों को अनदेखा करेगा वो आखिर में जनता का विश्वास खो देगा।
तो हम इस विश्लेषण को एक आखिरी लेकिन जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या चुनाव में जीत आखिरी मंजिल है या फिर ये सिर्फ एक शुरुआत है? हर दिन पूरी ईमानदारी से शासन करने के लिए मिले एक जनादेश की शुरुआत। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।